Hello students. So hope you like and understand all the lectures. So today we are discuss about the lecture 8 which is on the residential status and incidence of tax. Today's lecture is quite lengthy. So as according to the syllabus हमने अभी तक इनकम को कवर कर लिया है, एग्रीकल्चरल इनकम को कवर कर लिया है, पर्सन, असेसी एंड इट्स टाइप्स, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर भी हमने कवर कर लिया है. इफ़ यू वांट टू वॉच दोज लेक्चर्स तो ये सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में डले हुए हैं, आप देख सकते हैं. सो आवर टुडेज लेक्चर इज अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स. नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस होता क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस इज द टर्म coined अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड हैज नथिंग टू डू विद द सिटीजनशिप ऑफ अ पर्सन. अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो है इंडिया. नो, रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो सिटीजनशिप से रिलेट नहीं करता. हम इंडियन हैं, वो हमारी सिटीजनशिप है, बट हम टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे वो हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेगा. एंड इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करता है कि आप इंडिया में कितने दिन फिजिकली स्टे कर रहे हो. मतलब आप इंडिया में होने चाहिए और उन डेज के अकॉर्डिंग, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है वो डिसाइड किया जाता है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंडियन है, जिसकी सिटीज़नशिप इंडियन है, जो इंडिया का है, वो रेजिडेंट ही होगा. वो इनकम टैक्स पर्पस के लिए नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है. एंड ज़रूरी नहीं है जो अमेरिकन है बाय सिटीज़नशिप वो इंडिया के लिए नॉन रेजिडेंट होगा. वो इंडिया के लिए एज अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स पर्पस रेजिडेंट भी हो सकता है. अब वो कैसे हो सकता है? अब सपोज आई एम एन इंडियन. अगर मैं इंडियन हूँ और मैं कुछ साल के लिए चली जाती हूँ बाहर रहने, तो क्या मेरी सिटीजनशिप बदल जाएगी? नो, बट मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस बदल जाएगा. मैं इंडिया से बाहर गई और मैं किसी कंडीशन के अंदर सूट नहीं कर रही, और रेजिडेंशियल स्टेटस कहता है कि आपको पहले मेरी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी मैं आपको बोलूँगा कि आप इंडिया के रेजिडेंट हो और आप टैक्स पे कर सकते हो, है ना. अब अमेरिकन आ जाता है बाहर से, है तो वो बाय सिटीजनशिप अमेरिकन, पर इंडिया में आके अब वो रहने लग गया. सिटीजनशिप तो नहीं बदलेगी, पर रेजिडेंशियल स्टेटस बदलने लग जाएगा. अब उसको जो भी वो बिजनेस करेगा या जो भी वो काम करेगा या जो भी वो इनकम अर्न करेगा उसके ऊपर अब उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. सो अब पढ़ते हैं इसको. Residential status is the term coined under Income Tax Act and has nothing to do with the citizenship of a person, जो अभी हमने पढ़ा. An Indian who is a citizen of India can be non-resident for income tax purposes, whereas an American who is citizen of America can be the resident of India for income tax purposes. Residential status of a person depends upon the territorial connections of the person with its country. इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज फॉर हाउ मेनी डेज ही हैज़ फिजिकली स्टेड इन इंडिया, कि वो इंडिया में है कितने दिन के लिए, वो रहा कितने दिन के लिए, वो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करेगा. द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनस इज डिटरमाइंड डिफरेंटली. अब इस लाइन के अंदर बहुत डीप मीनिंग है. हम इसमें ये नहीं कह सकते कि अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस डिपेंड करेगा. इसमें पर्सन की बहुत बड़ी डिफाइन है जो अभी हमने पढ़ी कि पर्सन के अंदर 7 कैटेगरीज आती हैं. वो 7 कैटेगरीज में अलग अलग रेजिडेंशियल स्टेटस होता है. इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस का केस अलग होता है. कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ये सब के केसेस में रेजिडेंशियल स्टेटस अलग होता है. सो उन्होंने कहा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस अलग अलग टाइप का होता है.
Similarly, the residential status of the assessee is to be determined each year with reference to the previous year. तो previous year के basis पर ही residential status जो है वो decide करते हैं. And the residential status of the assessee may change from year to year. Of course, ज़रूरी थोड़ी है जो पिछले साल इंडिया में रह रहा है वो अगले साल भी रहेगा. तो रेजिडेंशियल स्टेटस भी हर साल बदलता है. नाउ इसमें आ जाती हैं अब टाइप्स. हम इसमें इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पढ़ेंगे. इसमें रेजिडेंशियल स्टेटस उनके रिस्पेक्टिव में आ जाता है दो कैटेगरीज में. एक होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट. रेजिडेंट हो गया जो हमारे इंडिया के लिए इनकम टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट है, उसको टैक्स पे करना है. नॉन रेजिडेंट जो है ही नहीं, जो हमारे इंडिया का रेजिडेंट है ही नहीं. सो रेजिडेंट में भी बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं. कोई भी इंसान रेजिडेंट तो होगा पर ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा. सो इसमें कुछ कंडीशंस आ जाती हैं जिसे सेटिस्फाई करना पड़ता है कि आप रेजिडेंट भी बनो और ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी बनो. और नॉन रेजिडेंट जो है वो किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं कर पाता. अब बेसिक कंडीशन आ जाती है और एडिशनल कंडीशन आ जाती है जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि रेजिडेंट कौन है और ऑर्डिनरली रेजिडेंट कौन है. अब इसमें क्या आ जाता है, अगर कोई भी रेजिडेंट बेसिक कंडीशंस होती हैं दो. बेसिक कंडीशंस कितनी होती हैं? दो. अगर कोई भी रेजिडेंट उन टू बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन को पूरा कर दे और साथ में दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरा कर दे, बेसिक में कोई एक पूरी कर दे और एडिशनल में दोनों को पूरी कर दे, तो वो रेजिडेंट तो है ही है, साथ ही में ऑर्डिनरली रेजिडेंट भी बन जाएगा. और दूसरे केस में अगर कोई बेसिक कंडीशन को पूरा कर दे, वो रेजिडेंट तो है पर अगर उसने एडिशनल कंडीशंस में वो पूरा नहीं कर पाया किसी भी एक कंडीशन को, तो उसको ऑर्डिनरली रेजिडेंट नहीं बोला जाएगा. उसको ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनने के लिए दोनों कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा. अगर उसकी एडिशनल कंडीशन एक भी रह गई तो वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट जो है वो बनकर रहेगा. और नॉन रेजिडेंट में क्या लिखा हुआ है? If individual does not satisfy the basic conditions of resident, then he is considered as non-resident. So अब ordinarily resident में basic conditions क्या होती हैं? He was in India for a period or periods totaling in all to 182 days or more during relevant previous year. उन्होंने बोला पिछले साल में कितने डेज होते हैं? एक साल में 365 डेज. उन 365 डेज में अगर वो 182 डेज या तो उससे ज़्यादा रह लिया है तो इसका मतलब कि उसकी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई. उन्होंने कहा अगर वैसा नहीं होता, चलो ठीक है, 365 डेज में अगर कोई 182 डेज नहीं रहा है तो एक और बेसिक कंडीशन है, अगर वो इंडिया में रहा प्रीवियस ईयर में 60 डेज और पिछले 4 प्रीवियस ईयर्स को मिलाकर 365 डेज, तो तब भी वो रेजिडेंट बन जाएगा. रेजिडेंट कब बनेगा? अगर तो वो 182 डेज पिछले साल में रह रहा है या तो अगर पिछले साल में 60 डेज रह रहा है और उससे भी पिछले 4 सालों में 365 डेज टोटल में रह रहा है, इसका मतलब वो रेजिडेंट बन गया. सेम रेजिडेंट बनने के लिए दूसरी साइड भी बेसिक कंडीशन सेम होंगी. अगर इन दोनों कंडीशंस में से एक भी बेसिक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो रेजिडेंट तो बन जाएगा. अब हमें डिसाइड करना है एडिशनल कंडीशंस को देखकर कि वो रेजिडेंट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनेगा या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनेगा. ऑर्डिनरली रेजिडेंट में क्या आ जाता है? must be resident of India by fulfilling at least one of the two above mentioned tests in at least 2 out of 10 previous years preceding the relevant previous year. अब अगर किसी रेजिडेंट को ऑर्डिनरली रेजिडेंट बनना है तो उसको तो दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी. एक तो वो 10 साल में, पिछले 10 सालों में 2 साल एट लीस्ट, पूरे 2 साल इंडिया में स्टे करना चाहिए. साथ ही में
पिछले 7 सालों में 730 डेज नेसेसरी है कि वो इंडिया में होना चाहिए। अगर ये 2 बेसिक कंडीशंस में से कोई एक और ये दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी हो जाएं तो वो रेजिडेंट कौन बन जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। साथ ही में नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब बनेगा? अब उसकी एडिशनल कंडीशन क्या है? वॉज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया इन 9 or 10 previous years out of 10 previous years preceding the relevant previous years। उधर था कि वो इंडिया का रेजिडेंट है, उधर वो इंडिया का जो नॉन रेजिडेंट है। अब उसने 10 सालों में से अगर वो 9 साल भी इंडिया में नहीं था या 10 साल भी नहीं था, ये उसकी एडिशनल कंडीशन आ जाएगी। साथ ही में बोल रहे हैं कि वो इंडिया में 730 डेज से कम रहा। उधर था कि 730 डेज रहना चाहिए, इधर आ जाएगा कि 730 डेज से कम रहना चाहिए। अगर ये कंडीशन इसमें से कोई एक भी रह जाती है तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल में भी आता है, उसमें टाइम पीरियड दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ अब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। ऑल्सो इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इट्स टाइप्स, जिसमें हम ऑर्डिनरली रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट को डिफाइन करेंगे। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आप डिफरेंस लिखिए ऑर्डिनरली रेजिडेंट में और नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट में। तो इस तरीके से हम डिफरेंस जो है वो दे सकते हैं। सो इसका अगला टॉपिक है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का छोटा सा मतलब होता है कि टैक्स देने का बर्डन किसके ऊपर है, टैक्स देगा कौन। It is an economic term for understanding the division of the tax burden between the stakeholders such as buyers and sellers or producers and consumers। अब इसमें सवाल उठता है कि भाई टैक्स देगा कौन? हम बोल तो रहे हैं कि टैक्स देना है, टैक्स देना है, पर टैक्स देना किसने है? सेलर ने देना है जो प्रोडक्ट बेच रहा है, या बायर ने देना है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है? तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि किसके सिर पे टैक्स का बर्डन जो है वो आएगा। टैक्स इंसिडेंस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द सप्लाई एंड द डिमांड। अब टैक्स इंसिडेंस सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज सप्लाई एंड डिमांड, कि प्रोडक्शन हाउस जो है वो कितनी सप्लाई दे रहा है और कस्टमर्स उनसे कितनी डिमांड कर रहे हैं। जब सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो टैक्स का बर्डन बायर्स के ऊपर आ जाता है, और जब डिमांड ज़्यादा इलास्टिक हो जाए सप्लाई से तो प्रोड्यूसर्स को टैक्स पे करना पड़ जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के तरीके से सुनते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम इनकम टैक्स बोलते हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें इम्पैक्ट भी और इंसिडेंस भी दोनों सेम इंसान के ऊपर होंगे। अब इसका क्या मतलब था? इम्पैक्ट और इंसिडेंस का मतलब होता है, इम्पैक्ट हो गया इमीडिएट इफेक्ट, इंसिडेंस हो गया फाइनल बर्डन किसके ऊपर है। मतलब आपने मांगा किससे टैक्स और दिया किसने टैक्स, ये दोनों एक ही इंसान पूरी करेगा। आपकी मांग भी और उसने आपको टैक्स भी दे दिया। सपोज मिस्टर राम से गवर्नमेंट ने टैक्स मांगा, मिस्टर राम ने अपनी पॉकेट से निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, तो उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड नहीं हुई, तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स हुआ। इसका मतलब यहाँ पर बर्डन जो था वो दोनों ही एक ही इंसान के ऊपर था। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जैसे कि हमने उठा लिया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें क्या करते हैं दुकानदार, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जब प्रोडक्शन होती है तो वो जीएसटी प्रोवाइड करते हैं, जीएसटी देते हैं। उस जीएसटी को वो कस्टमर से ले लेते हैं, कस्टमर से लेते हैं। वो जीएसटी देते तो हैं, पर वो जो जीएसटी देते हैं वो किससे लेते हैं? वो कस्टमर से लेते हैं। तो इसमें अब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है।
सेलर ने गवर्नमेंट को जीएसटी तो दिया, पर किससे लेके? कस्टमर से लेकर दिया। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई, इसका मतलब मांगा किसी और से और दिया किसी और ने। तो यहाँ पर इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग इंसान के ऊपर होते हैं। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स हमें बताता है कि टैक्स देना किसने है, टैक्स देने का बर्डन कौन सी पार्टी के ऊपर है। सो यहाँ पे हमें बर्डन पता लगता है कि कितना बर्डन जो है वो असेसी के ऊपर है, उसको टैक्स कितना देना है। अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे एज रिलेटेड टू द रेजिडेंशियल स्टेटस, जिससे थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा। A person after about 26 years stays in India retired to England in April 2019। अब एक इंसान है जो इंग्लैंड से रिटायर हो गया, ठीक है। पहले वो 26 साल इंडिया में ही रहा, पर अब वो इंग्लैंड से रिटायर हो गया और इंग्लैंड से वापस आ गया इंडिया में 15 फरवरी 2010 में टू टेक अप अ सैलरीड अपॉइंटमेंट। अब आप बताओ, अगर वो 15 फेब 2021 में इंडिया में वापस आ गया है तो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में पढ़ा था कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो उठा लो प्रीवियस ईयर, यहाँ पे 2021 की बात की गई है और 2020 और 21 को प्रीवियस ईयर लिया गया है। तो हमने कहा कि हमारा प्रीवियस ईयर 2020 टू 2021 है, और हमने पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर शुरू कब होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक शुरू होता है। तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। सेकंड, रेजिडेंशियल स्टेटस अब डिपेंड किसके ऊपर करता है कि वो इंसान इंडिया में रहा कितने दिन। तो अब आया, कब है वो आया? 15 फेब को आ रहा है, 15 फेब 2021 को आ रहा है। तो 15 फेब से लेकर 31 मार्च 2021 तक के डेज को हम काउंट कर देंगे। 15 फेब से लेकर 31 मार्च तक 45 डेज होते हैं। 15 फेब टू 28 फेब 14 डेज एंड 1 मार्च टू 31 मार्च 31 डेज, जिसका टोटल हो जाएगा 45 डेज। अब 45 डेज की कोई कंडीशन थी? नहीं थी। हमारी बेसिक कंडीशंस में सबसे पहली कंडीशन जो थी वो हमने पढ़ी थी कि वो इंसान 182 डेज प्रीवियस ईयर में रहना चाहिए। वो तो पूरा ही नहीं हो पाया। फिर उसने कहा था 60 डेज, चलो ले लो कि 60 डेज रहना चाहिए और पिछले 4 सालों में 365 डेज रहना चाहिए। पर वो तो 60 डेज भी नहीं रहा पिछले साल में। वो पिछले साल में 60 डेज भी नहीं रहा और 180 डेज भी नहीं रहा। तो वो कौन हुआ? जिसने बेसिक कंडीशंस ही पूरी नहीं की, तो वो तो रेजिडेंट बना ही नहीं। वो कौन बन गया? नॉन रेजिडेंट। सो इस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स में आते हैं। एक डेट दे दी जाती है और फिर उससे उसका रेजिडेंशियल स्टेटस पूछा जाता है कि अब आप बताइए कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड डाउट्स वगैरह जो हैं वो इजीली क्लियर हो गए होंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।